नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 2 फरवरी के द हिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आज के इस सत्र में हम किन किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बजट 2022 को लेकर के जो न्यूज़ आए हैं हम उस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा भारत और ब्रिटेन के बीच में जो मुक्त व्यापार समझौते को लेकर के बातचीत चल रहा है उससे जुड़े हुए न्यूज़ को भी हम यहाँ पर देखेंगे। इसके अलावा उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षणों के पीछे क्या रणनीति है, इसको लेकर के जो न्यूज़ आया है हम उसकी भी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। और सबसे अंतिम में इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सत्र को। आज के पेपर के पेज नंबर 11 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है ए बिट्रायल ऑफ द सोशल सेक्टर व्हेन इट नीड्स हेल्प। और ये टॉपिक सामान्य अध्ययन 3 अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल हमारे देश का बजट पेश किया गया और यहाँ पर सोशल सेक्टर यानी कि सामाजिक क्षेत्र को लेकर के जो अनदेखी की गई है उसको लेकर के यह एडिटोरियल है। और यहाँ पर यह समझाने का प्रयास किया गया है कि सरकार के द्वारा सामाजिक क्षेत्र की उपेक्षा की गई है। वहाँ पर जो बजट एलोकेशन है अलग अलग मद में उसमें भारी कमी की गई है या फिर जो बढ़ोतरी की गई है वो भी काफ़ी कम है। और इसको समझाने के लिए उनके द्वारा बहुत सारे डेटा दिए गए हैं। यहाँ पर लेखक के द्वारा यह बताने का प्रयास किया गया है कि भारत की जो रैंकिंग है विभिन्न वैश्विक सूचकांकों में वह अभी भी बहुत ही खराब है। और ये सारे के सारे जो सूचकांक हैं वह बताते हैं कि हमारे देश में लोगों के जीवन की गुणवत्ता कैसी है, मानव पूंजी या मानव विकास कैसा है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि मानव विकास सूचकांक में भारत का जो रैंकिंग है वह 189 देशों में 131 रहा है। उसी तरीके से ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का जो स्थान है वह 116 देशों में 101 रहा है। यानी कि इन सभी बड़े सूचकांकों में भारत की रैंकिंग लगातार नीचे रही है, जो यह दर्शाता है कि हमारे देश में सामाजिक क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। और इसी को लेकर के यहाँ पर सवाल खड़े किए गए हैं लेखक के द्वारा। यहाँ पर लेखक के द्वारा ये कहा गया है कि कोरोना महामारी के कारण हमारे देश में जो स्कूल हैं वह लंबे समय तक बंद रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारे बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाई है। लेकिन यहाँ पर अपने बजट में सरकार के द्वारा एक कक्षा एक टीवी चैनल योजना का विस्तार करने की बात की गई है, जबकि यहाँ पर सरकार को स्कूलों के लिए जो आवंटन है उसे बढ़ाना चाहिए था, ताकि जो स्कूलों की समस्याएं हैं जैसे स्कूलों में बुनियादी ढांचे का खराब होना, शिक्षकों की कमी, इन सभी को वहां पर खत्म किया जा सकता था, जिसके कारण बच्चों की जो पढ़ाई की गुणवत्ता है वो भी बढ़ती। और यहाँ पर सरकार के द्वारा यह प्रयास करने चाहिए थे कि जो बच्चे कोविड के कारण अपने स्कूल को छोड़ करके किसी और काम में लग गए हैं उन्हें किस तरीके से वापस स्कूल से जोड़ा जाए। इसके बजाय सरकार के द्वारा एक कक्षा एक टीवी चैनल की योजना को विस्तार करने के ऊपर खर्च किया जा रहा है, जो कि सही नहीं है। क्योंकि हमारे देश के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास देखने के लिए टीवी नहीं है, मोबाइल नहीं है, इंटरनेट नहीं है, और इसीलिए इसका फायदा गरीब बच्चों को बहुत ही कम होने वाला है। यहाँ पर स्कूली शिक्षा को लेकर के जो आवंटन किए गए हैं बजट में उसकी चर्चा की गई है और कहा गया है कि इस बजट में शिक्षा को लेकर के 63,449 करोड़ का बजट रखा गया है, जिसकी तुलना अगर हम 2021-22 के बजट से करें तो यहाँ पर ये जो बजट था वह 54,873 करोड़ का था और उसके मुकाबले इसमें बहुत ही कम वृद्धि की गई है। यहाँ पर यही बताया गया है कि 2020-21 में स्कूली शिक्षा के लिए जो बजट था वह लगभग 59,845 करोड़ था, और अगर हम उससे तुलना करें तो यहाँ पर मात्र 6% की वृद्धि किया गया है सरकार के द्वारा। यानी कि यहाँ पर जो वृद्धि किया गया है स्कूली शिक्षा के लिए इस बजट में वह नाकाफी है। और इस पैंडेमिक के टाइम में यहाँ पर सरकार के द्वारा और ज़्यादा बजट एलोकेशन स्कूली शिक्षा के लिए करना चाहिए था। यहाँ पर कुछ और मुद्दों को लेकर के चर्चा की गई है। यहाँ पर बच्चों के लिए जो मध्याह्न भोजन योजना स्कूलों में चलाई जा रही है उसको लेकर के चर्चा किया गया है। आप सभी जानते हैं कि इस योजना का नाम अभी बदल दिया गया है और इस योजना का नाम अभी कर दिया गया है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, जिसे हम
पीएम पोषण के नाम से भी जानते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आवंटन है उसमें भी पिछले साल के मुकाबले कमी की गई है और यहाँ पर डेटा दिया गया है कि इस योजना के लिए जो आवंटन था वह पिछले साल 11,500 करोड़ था, लेकिन इस साल यहाँ पर जो आवंटन किया गया है वह मात्र 10,233 करोड़ है। यानी कि इस महत्वपूर्ण योजना के लिए जो पैसे हैं उसमें कमी कर दी गई है, जो कि हमारे देश के बच्चों के पोषण के लिए बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि हम सभी जानते हैं कि इस महामारी में हमारी जो सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली है उसकी जो कमियां हैं वह खुल करके उजागर हुई हैं और सरकार के द्वारा भी इस बात को लगातार कहा जा रहा था कि सरकार के द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर यह देखा गया है कि सरकार के द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग का जो बजट है वह मात्र 83,000 करोड़ रखा गया है, जो कि 2021-22 के बजट की तुलना में मात्र 16% की वृद्धि दिखाता है। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को ठीक करने के लिए जो बजट एलोकेशन है वो भी काफी यहाँ पर कम है और यहाँ पर सरकार को सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में और ज्यादा पैसे लगाने की आवश्यकता थी। यहाँ पर सरकार ने ऐसा नहीं किया है। यहाँ पर जल जीवन मिशन की चर्चा की गई है। यहाँ पर यह कहा गया है कि जल जीवन मिशन में सरकार के द्वारा जरूर बजट एलोकेशन को बढ़ाया गया है। यहाँ पर पिछले साल के मुकाबले जो बजट है उसमें कुछ वृद्धि की गई है। यहाँ पर कहा गया है कि जल जीवन मिशन में पिछले साल 50,000 करोड़ का बजट था और यहाँ पर जो बजट है वह 60,000 करोड़ का है। लेकिन यहाँ पर यह भी बताया गया है कि 2021-22 में जो भी बजट यहाँ पर आवंटित किया गया था उसमें से मात्र 44% ही दिसंबर 2021 के अंत तक खर्च किया गया है। यानी कि यहाँ पर सरकार के द्वारा बजट तो जरूर बढ़ाया गया है, लेकिन अगर हम पिछले साल के बजट को देखें तो जितना पैसा यहाँ पर एलोकेट किया गया था उसका मात्र 44% ही दिसंबर तक खर्च किया गया था। यहाँ पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लेकर के भी कुछ डेटा दिया गया है। आप सभी जानते हैं कि महामारी के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा बहुत सारे लोगों की मदद की गई, वह बहुत सारे लोगों के लिए जीवन रेखा का काम कर रहा था। हालांकि यहाँ पर वर्तमान में जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है उसके तहत हमारे देश के केवल 60% आबादी के पास ही राशन कार्ड है। महामारी के दौरान जो लॉकडाउन हुआ उस दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कुछ और लोगों को राशन दिया गया था, लेकिन यहाँ पर जो एलोकेशन किया गया है फूड सब्सिडी के लिए वो भी कम किया गया है। यहाँ पर यह बताया गया है कि 2022-23 का जो बजट है वहाँ पर जो खास सब्सिडी है उसके लिए मात्र 2.06 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं, जिसे यह पता चलता है कि सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को आगे नहीं बढ़ाने जा रही है, क्योंकि अगर हम 2021-22 में जो खास सब्सिडी है उसको देखें तो वह खास सब्सिडी 2.86 लाख करोड़ का था और इसको देखते हुए जो बजट एलोकेशन है अभी वह काफी कम है, जो यह दर्शाता है कि सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो खास सब्सिडी है उसे भी कम किया गया है और यहाँ पर लेखक के द्वारा यह साफ साफ कहा गया है कि खास सब्सिडी को ऐसे समय में कम करना जब लोगों के पास रोजगार की कमी है, उनकी इनकम नहीं बढ़ रही है, यह कहीं से भी सही नहीं है। यहाँ पर यह कहा गया है सबसे अंतिम में कि अगर कुल मिलाकर के देखा जाए तो 2022-23 के बजट में भी एक बार फिर से सामाजिक क्षेत्र के साथ धोखा हुआ है, जबकि शायद यह ऐसा समय था जब उसे सबसे ज्यादा समर्थन करने की जरूरत थी। यानी कि सरकार को सामाजिक क्षेत्र के लिए और पैसे का आवंटन करना चाहिए था। यहाँ पर सबसे अंतिम ये बताने का प्रयास किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा लाई गई विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट में यह साफ साफ कहा गया है कि भारत में सामाजिक सुरक्षा, जिसमें से स्वास्थ्य को छोड़ दिया जाए तो भारत के द्वारा मात्र अपने जीडीपी का 1.4% ही खर्च किया जाता है, जबकि अगर हम निम्न और मध्य आय वाले अन्य देशों को देखें तो वहां पर अपने जीडीपी का लगभग 2.5% खर्च किया जाता है। यानी कि भारत निम्न और मध्य आय वाले देशों की तुलना में भी काफी कम खर्च करता है सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में, जिसे कि बदलने की आवश्यकता है।
तो यहाँ पर डेटा देकर के ये समझाने का प्रयास किया गया है कि किस तरीके से सरकार के द्वारा इस बजट में भी सामाजिक क्षेत्र की अनदेखी की गई है, जो कि इस टाइम सही नहीं है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, इसको आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ लेंगे। आज के न्यूज़पेपर में बजट को लेकर के बहुत सारे न्यूज़ हैं। उन सभी न्यूज़ को हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के रूप में यहाँ पर समरी के रूप में दे दिया है। आप इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लेंगे। आपको ये ध्यान में रखना है कि इस बजट में ये कहा गया है कि इस वर्ष हमारे देश की जो विकास की रफ्तार होगी वह 9.27% रहने की उम्मीद है। यहाँ पर डिजिटल मुद्रा को लेकर के कुछ घोषणाएं की गई हैं सरकार के द्वारा। आपको ध्यान में रखना है कि सरकार ने ये कहा है कि 2022-23 से आरबीआई के द्वारा ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके डिजिटल रुपया जारी किया जाएगा और वित्त मंत्री के द्वारा ये कहा गया है कि इससे अर्थव्यवस्था को और बढ़ावा मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इस बजट में ये कहा गया है कि किसी भी आभासी डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाली जो आय होगी उस पर 30% की दर से कर लगाया जाएगा और साथ ही 1% का अतिरिक्त कर लगाया जाएगा लेन देन पर। तो यहाँ पर जो टैक्स है डिजिटल संपत्ति को लेकर के उसे काफी बढ़ाया गया है। आप इस दर को याद रखेंगे, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर आपको यह भी ध्यान में रखना है कि सरकार के द्वारा जो आयकर स्लैब है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है, जिसकी उम्मीद यहाँ पर की जा रही थी। लेकिन यहाँ पर एनपीएस को लेकर के सरकार के द्वारा कुछ घोषणाएं की गई हैं। यहाँ पर सरकार के द्वारा राज्य और केंद्र सरकारों के कर्मचारियों के बीच समानता लाने के लिए राज्य सरकार के कर्मचारियों के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली खाते में नियोक्ता का जो योगदान है उसकी सीमा को 10% से बढ़ा करके 14% करने का प्रस्ताव लाया गया है। और यहाँ पर अगर ऐसा लागू कर दिया जाता है तो राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं उन्हें इसका लाभ मिलेगा, उनकी जो सामाजिक सुरक्षा है वो बढ़ेगी। इसके अलावा आपको यहाँ पर यह ध्यान में रखना है कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए इस बजट में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण घोषणा ये है कि सरकार मार्च 2023 तक आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को विस्तारित करेगी, यानी कि उसको यहाँ पर आगे बढ़ा दिया गया है, जिसका फायदा एमएसएमई को मिलने वाला है। अगर हम स्वास्थ्य क्षेत्र के आवंटन की बात करें तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार के द्वारा पिछले बजट की तुलना में 16% की बढ़ोतरी की गई है। और अगर हम रेलवे की बात करें तो यहाँ पर रेलवे को 1.37 लाख करोड़ का रिकॉर्ड आवंटन दिया गया है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि 2022-23 में सुरक्षा के लिए विकसित एक स्वदेशी तकनीक कवच के तहत 2000 किलोमीटर नेटवर्क को लाने की योजना है और अगले 3 वर्षों में सरकार के द्वारा ये कहा गया है कि उसके द्वारा 400 नई पीढ़ी के वंदे भारत ट्रेनों का विकास किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अगले 3 वर्षों में सरकार के द्वारा 400 नई वंदे भारत ट्रेनों का विकास करने का लक्ष्य रखा गया है। और जो ये बात कही गई है कि लगभग 2000 किलोमीटर नेटवर्क को कवच तकनीक के अंदर लाया जाएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर सरकार के द्वारा ये कहा गया है कि वह एक स्टेशन एक उत्पाद योजना को और आगे बढ़ाएगा और यहाँ पर सरकार यह कोशिश करेगी कि स्थानीय व्यवसायों और आपूर्ति श्रृंखला की मदद करने के लिए अगले 3 वर्षों के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएं। तो यहाँ पर आपको यह भी ध्यान में रखना है कि सरकार के द्वारा एक स्टेशन एक उत्पाद योजना को और आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो कि सामाजिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है वह ये है कि सरकार के द्वारा मनरेगा में जो आवंटन है उसमें कमी किया गया है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि मनरेगा का आवंटन 25% घटा करके मात्र 73,000 करोड़ कर दिया गया है सरकार के द्वारा, जिसको लेकर के सरकार की बहुत ज़्यादा आलोचना हो रही है। आप सभी जानते हैं कि इस समय में बेरोजगारी अपने चरम पर है, लोगों के पास करने के लिए काम नहीं है और ऐसे समय में मनरेगा में जो काम मिलता है लोगों को वह उनकी जीवन रेखा की तरह काम कर रहा है। और ऐसे समय में अगर सरकार के द्वारा मनरेगा का बजट घटाया जाता है तो यह चिंता का विषय है। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि 2020 में जब सबसे पहली बार कोविड-19 का लॉकडाउन लगाया गया था उस दौरान
इस योजना में ज्यादा पैसे लगाए गए थे और 2020 में जो आवंटन था वह 1.11 लाख करोड़ का था और यहाँ पर लगभग 11 करोड़ श्रमिकों को इससे काम मिला था। तो 2020 में 1.11 लाख करोड़, 2021 का जो अभी चल रहा है हमारा वित्त वर्ष, वहां पर जो बजट एलोकेशन था वह 98,000 करोड़ का था। लेकिन 2022-23 का जो वित्त वर्ष आएगा वहां पर सरकार के द्वारा मात्र 73,000 करोड़ रुपए ही आवंटित किए गए हैं। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि पहले से ही मनरेगा में धन की कमी महसूस की जा रही है और यहाँ पर जो आवंटन किया गया है उसके कारण इस योजना में जो धन की कमी है वह आगे भी बनी रहेगी। यहाँ पर सब्सिडी को लेकर के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर सरकार के द्वारा कहा गया है कि इस वित्त वर्ष में खाद, उर्वरक और पेट्रोलियम पर जो सरकार की सब्सिडी है उसमें 39% की कमी आई है और वह अब मात्र 4,33,108 करोड़ का है। और यहाँ पर अगर हम 2022-23 की बात करें तो यहाँ पर सरकार का ये कहना है कि ये जो सब्सिडी है उसमें और कमी होगी और यह 27% घट करके लगभग 3.18 लाख करोड़ का रह जाएगा। तो यहाँ पर सरकार के द्वारा सब्सिडी कम करने के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया है। अगर हम सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के लिए जो आवंटन है उसको देखें तो यहाँ पर सरकार के द्वारा उसमें 68% की वृद्धि की गई है। यानी कि यहाँ पर केंद्रीय बजट है उसमें इसके लिए 1,99,107 करोड़ रुपए अलग से रखे गए हैं। तो यहाँ पर सरकार के द्वारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया गया है और इसके आवंटन में 68% की बढ़ोतरी की गई है। अगर हम रक्षा बजट की बात करें तो यहाँ पर भी सरकार के द्वारा मामूली बढ़त दिखाया गया है और यहाँ पर मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने की बात कही गई है, आयात को कम करने की बात कही गई है और जो रक्षा में जो कुल आवंटन है वह 5.25 लाख करोड़ का हो गया है। और अगर हम इसे पिछले साल के जो संशोधित अनुमान है उससे कंपेयर करते हैं तो इसमें 4.43% की बढ़ोतरी की गई है और जो बजट था पिछले साल का अगर हम उससे कंपेयर करते हैं तो उसमें मात्र 9.8% की बढ़ोतरी की गई है। तो अगर हम संशोधित अनुमान को ध्यान में रखते हैं तो इसमें मात्र 4.43% की ही बढ़ोतरी की गई है। तो रक्षा क्षेत्र में भी सरकार के द्वारा मामूली बढ़त यहाँ पर बजट आवंटन में किया गया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इस बजट के जिसको कि यहाँ पर अलग अलग न्यूज़ में बताने का प्रयास किया गया है। मैंने यहाँ पर इन सभी को पॉइंट के रूप में यहाँ पर डाल दिया है, आप इन सभी महत्वपूर्ण बातों को नोट कर लेंगे। आज एक और न्यूज़ की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 21 पर एक न्यूज़ आया जिसका शीर्षक है द FTA टॉक बिटवीन इंडिया एंड द यूनाइटेड किंगडम और ये टॉपिक समान अध्ययन 3 आर्थिक विकास और समान अध्ययन 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर ये बताने का प्रयास किया गया है कि पिछले महीने भारत और ब्रिटेन ने मुक्त व्यापार समझौते यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के दिल्ली में व्यापार वार्ता शुरू की है और यहाँ पर दोनों देश ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसे अंतिम रूप दे दिया जाए। यहाँ पर इन दोनों देशों का कहना है कि अगर इन दोनों देशों के बीच में मुक्त व्यापार समझौता हो जाता है तो 2030 तक जो द्विपक्षीय व्यापार है वह दोगुना हो जाएगा। यहाँ पर यह समझाने का प्रयास किया गया कि आखिर ये FTA यानी कि मुक्त व्यापार समझौता जिसे हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं वह क्या होता है। यहाँ पर यह बताया गया है कि एक FTA दो देशों के बीच एक समझौता है जिसमें दोनों देश एक दूसरे के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सभी टैरिफ बाधाओं को दूर करते हुए और दोनों ओर से वस्तुओं और सेवाओं के मुक्त प्रवाह की अनुमति देते हैं। यानी कि नाम से ही आप समझ सकते हैं मुक्त व्यापार समझौता यानी कि दो देश अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जो भी यहाँ पर टैरिफ होती हैं उनको दूर करते हैं। यानी कि जो टैक्स लिया जाता है दोनों देशों के द्वारा एक दूसरे के सामानों पर उसमें काफ़ी कमी की जाती है। बहुत सारे उत्पादों पर टैक्स को छूट भी मिलता है यहाँ पर जिसके कारण इन दोनों देशों के व्यापार में भारी बढ़ोतरी आपको देखने को मिलती है। आपको यह ध्यान में रखना है कि जब से यूके के द्वारा यूरोपियन यूनियन से खुद को अलग किया गया है उसके बाद से दुनिया के बहुत सारे देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते को लेकर के वह बातें कर रहा है और ऐसा ही एक समझौता ऑस्ट्रेलिया के साथ उसने
17 दिसंबर 2021 को साइन किया। और यहाँ पर दोनों देशों के बीच जो टैरिफ लगता था, जो टैक्स लगता था, उसमें 99% की कमी की है। यानी कि यहाँ पर जो टैरिफ है उनमें से अधिकतर टैरिफ को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है, जिससे कि दोनों देशों के जो माल हैं वह आसानी से एक दूसरे के देश में आ जा रहे हैं और इससे ऑस्ट्रेलिया और यूके दोनों को फायदा हुआ है। अगर हम भारत और यूके की बात करें तो यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया गया है कि आखिर मुक्त व्यापार समझौता अगर इन दोनों देशों के बीच में हो जाता है तो यहाँ पर किन किन क्षेत्रों में फायदा मिलेगा। जैसा कि मैंने कहा कि ब्रेक्जिट यानी कि ब्रिटेन के द्वारा यूरोपियन यूनियन से अलग होने के बाद से ही ब्रिटेन के द्वारा भारत के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते को लेकर के बातचीत चल रही है और पिछले साल 4 मई को ब्रिटेन के साथ भारत के द्वारा 1 बिलियन पाउंड के निवेश और वाणिज्यिक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिससे कि यूके में 6,500 नौकरियां पैदा हुई। और यह इस बात का सूचक है कि इन दोनों देशों के बीच में अगर व्यापार को बढ़ाया जाए तो इसका फायदा भारत के साथ साथ ब्रिटेन को भी होने वाला है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है तो भारत के साथ व्यापार में भारी उछाल देखने को मिलेगा। यहाँ पर जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 2 दशकों में ब्रिटेन के द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 21 बिलियन पाउंड से ज्यादा का निवेश किया गया है, जिससे ब्रिटेन भारत में सबसे बड़ा पश्चिमी निवेशक बन गया है और इसमें और भी वृद्धि होने की अपार संभावनाएं हैं अगर दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है। तो यहाँ पर इस बात की चर्चा की गई है कि इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से किन सेक्टर्स को फायदा होने वाला है। यहाँ पर यह बताया गया है कि भारत दूसरी हरित क्रांति के दौर से गुजर रहा है और यहाँ पर भारत का यह लक्ष्य है कि 15 वर्षों में भारत में जो खाद्य उत्पादन है उसे 400 मिलियन टन तक बढ़ाया जाए। और इसको देखते हुए कृषि के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, जल विज्ञान के क्षेत्र में, फसल विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग बढ़ने की पूरी संभावना है भारत और यूके के बीच में। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि शिक्षा में भी बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। अगर भारत और ब्रिटेन के बीच में मुक्त व्यापार समझौता अगर हो जाता है तो यहाँ पर ब्रिटेन के बहुत सारे जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं वह भारत में अपनी शाखाएं खोल सकते हैं। भारत यहाँ पर उनको अपनी शाखाएं खोलने की अनुमति देगा, जिससे कि यहाँ पर शिक्षा में जो सहयोग है वो भी काफ़ी आगे बढ़ेगा। इसके साथ साथ भारत का जो चमड़ा उद्योग है, कपड़ा उद्योग है, आभूषण उद्योग है, उसको भी यहाँ पर बढ़ने की पूरी संभावना है, क्योंकि भारी मात्रा में ब्रिटेन के द्वारा भारत से चमड़ा, कपड़ा और आभूषण का आयात किया जाएगा, जिससे कि भारत का जो निर्यात है इन क्षेत्रों में उसमें वृद्धि आपको देखने को मिलेगा। इसी तरीके से फार्मा सेक्टर को भी फायदा यहाँ होने की अपार संभावनाएं हैं। अगर दोनों देशों के बीच में मुक्त व्यापार समझौता हो जाता है तो भारत की जो फार्मा कंपनियां हैं उनके द्वारा जो दवाइयां बनाई जाती हैं वह आसानी से ब्रिटेन में पहुंच सकते हैं। उनका जो बाजार है उनके लिए खुल जाएगा, जिससे कि भारत की जो फार्मा कंपनियां हैं उनको काफ़ी मदद मिलेगा। इस तरीके से यहाँ पर यह बताया गया है कि आईटी सेक्टर में, नर्सिंग में, स्वास्थ्य सेवाओं में भी निर्यात बढ़ाने की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो यहाँ पर इस बात को समझाने का प्रयास किया गया है कि अगर भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में मुक्त व्यापार समझौता अगर हो जाता है तो यह दोनों देशों के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, इसको आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ लेंगे। आइए एक और न्यूज़ की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 21 पर एक न्यूज़ आया जिसका शीर्षक है द स्ट्रेटजी बिहाइंड नॉर्थ कोरिया मिसाइल टेस्ट, और ये टॉपिक सामान्य अध्ययन 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर कोरिया के द्वारा रविवार को अपनी IRBM यानी कि इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया, जिसका नाम है हासोंग 12। और यहाँ पर ये जो परीक्षण किया गया है उत्तर कोरिया के द्वारा, वह इस बात का सूचक है कि उत्तर कोरिया अपने मिसाइल प्रोग्राम को नहीं छोड़ने वाला है। वह अपने विरोधी देशों को यह संकेत देना चाहता है कि उसके पास ऐसे हथियार है जिससे वह उन देशों पर हमला कर सकता है। इसके साथ साथ यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो टेस्ट किया गया है उत्तर कोरिया के द्वारा वह इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ पर उत्तर कोरिया के जो लोग हैं वह गंभीर खाद्य संकट से गुजर रहे हैं, और यहाँ पर अगर इस तरह का टेस्ट किया जाता है उस देश में
तो एक तरीके से यह प्रचार किया जाता है कि देखिए देश आगे बढ़ रहा है, मजबूत हो रहा है। तो यहाँ पर एक प्रोपेगेंडा भी फैलाया जा रहा है उत्तर कोरिया के द्वारा। अपने यहाँ के लोगों को यह दिखाया जा रहा है कि देश सैनिक रूप से बहुत ही मजबूत हो रहा है, जिससे कि वहाँ के लोगों का जो ध्यान है वो वहाँ के गंभीर खाद्य संकट से हट जाए। इसी को लेकर के यहाँ पे चर्चा की गई है और यह समझाने का प्रयास किया गया है कि आखिर उत्तर कोरिया के द्वारा ये जो मिसाइल टेस्ट किया गया है उसका असर दक्षिण कोरिया पर और विश्व के अन्य देशों पर कैसा पड़ने वाला है। अगर हम दक्षिण कोरिया की बात करें तो यहाँ पर दक्षिण कोरिया के द्वारा इन परीक्षणों को लेकर के तीखी प्रतिक्रिया की गई है। यहाँ पर दक्षिण कोरिया का कहना है कि जो परीक्षण है उससे कोरियाई प्रायद्वीप में शांति स्थापित करने के जो प्रयास किए जा रहे हैं और यहाँ पर जो दोनों देशों के बीच में जो झगड़ा है उसका राजनयिक समाधान खोजने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए जा रहे हैं उसको धक्का पहुंचेगा और एक तरीके से कोरियाई प्रायद्वीप को परमाणु मुक्त बनाने का जो मिशन है उसको भी यहाँ पर धक्का पहुंचने वाला है। यानी कि दक्षिण कोरिया के द्वारा इसकी निंदा की गई है। यहाँ पर दक्षिण कोरिया के द्वारा कहा गया है कि वह उत्तर कोरिया के साथ अपने संबंधों को सुधारने के लिए लंबे समय से सनशाइन नीति का पालन करता आ रहा है। अगर हम सनशाइन नीति की बात करें तो इस नीति के तहत दोनों देशों ने यह समझौता किया है कि दोनों देश एक दूसरे के घरेलू मामलों में कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेंगे। दोनों देश अपने संबंधों को सुधारने की दिशा में आगे प्रयास करेंगे। दोनों देशों के बीच में जो आर्थिक सहयोग है उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ पर दक्षिण कोरिया का ये कहना है कि वह तो अपनी सनशाइन नीति का पालन करता है लेकिन उत्तर कोरिया के द्वारा इस नीति का पालन नहीं किया जा रहा है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो आपको यह ध्यान में रखना है कि अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा सत्ता ग्रहण करने के कुछ दिनों के बाद ही उत्तर कोरिया की बढ़ती आक्रामकता को देखते हुए दक्षिण कोरिया के जो मिसाइल दिशा निर्देश हैं उसको खत्म करने के लिए काम किया गया। यानी कि दक्षिण कोरिया पर जो प्रतिबंध लगाए गए थे या फिर कहें कि जो दिशा निर्देश दिए गए थे कि दक्षिण कोरिया बहुत ज़्यादा दूरी के मिसाइल नहीं बनाएगा, यहाँ पर वो जो दिशा निर्देश थे उसे यहाँ पर खत्म करने का काम अमेरिका के नए राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इस तरह के दिशा निर्देश सबसे पहली बार 1979 में पेश किए गए थे और उसके बाद से ही दक्षिण कोरिया लंबी दूरी के मिसाइल का परीक्षण नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर ये जो दिशा निर्देश थे उसे अमेरिका के द्वारा खत्म करने का काम किया गया है और यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि ऐसा करने से अब दक्षिण कोरिया लंबी दूरी के मिसाइलों का परीक्षण कर सकता है और संभवतः अमेरिका ये चाहता है कि दक्षिण कोरिया ऐसी मिसाइलें बनाए जो चीन तक पहुंचने में कामयाब रहें। यहाँ पर उत्तर कोरिया के घरेलू स्थिति की चर्चा की गई है जो कि काफी महत्वपूर्ण है। अगर हम उत्तर कोरिया की बात करें तो यहाँ पर जो परीक्षण किए गए हैं उत्तर कोरिया की सरकार के द्वारा वह यह बताने के लिए किए गए हैं कि उत्तर कोरिया अमेरिका के द्वीप क्षेत्र गुआम को निशाना बना सकता है, उसके पास ये क्षमता है। लेकिन अगर हम उत्तर कोरिया के आर्थिक स्थिति की बात करें तो वह काफ़ी खराब है। एक तो कोविड-19 की महामारी, उसके अलावा उत्तर कोरिया में जो प्राकृतिक आपदाएं आई हैं और जो अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के द्वारा वहां पर बड़े पैमाने पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, उसके कारण उत्तर कोरिया की जो अर्थव्यवस्था है वह तबाह हो गई है। और यहाँ पर उत्तर कोरिया की हेल्प करने के लिए चीन आगे आया है। चीन के द्वारा उसकी काफ़ी मदद की जाती है और इसी को देखते यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि यह यूएस के हित में होगा कि वह इस अवसर को न जाने दे, वह उत्तर कोरिया के साथ अपने संबंधों को ठीक करे, उसकी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कुछ ठोस मदद की पेशकश करे, जिससे कि उत्तर कोरिया चीन के और नज़दीक ना जा पाए। नहीं तो चीन इसका फायदा उठा करके उत्तर कोरिया को और उकसा सकता है ऐसे टेस्ट करने के लिए। इस न्यूज़ में उत्तर कोरिया के जो हथियार कार्यक्रम है उसकी चर्चा की गई है और यह बताने का प्रयास किया गया कि आखिर उनकी जो अर्थव्यवस्था है वह इतनी खराब है फिर भी उत्तर कोरिया अपने हथियार कार्यक्रम में इतने पैसे क्यों लगा रहा है। यहाँ पर यह कहा गया है कि इसका जो सबसे बड़ा कारण ये है कि जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं, वह सत्ता नहीं छोड़ना चाहते हैं और अमेरिका की जो महत्वाकांक्षाएं हैं कोरियाई प्रायद्वीप में, उसको देखते हुए उनको ये लगता है
कि अगर उनके पास एक मजबूत बैलिस्टिक मिसाइल और परमाणु हथियार कार्यक्रम होगा तो इससे वह इन देशों को उत्तर कोरिया पर हमला करने से रोक सकते हैं। यानी कि अगर उत्तर कोरिया मजबूत होगा तो जो पश्चिम के देश हैं, जो अमेरिका है, वह उन पर हमला करने से बचेगा। और इसी कारण से उत्तर कोरिया के द्वारा अपने मिसाइल कार्यक्रम को और अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर उत्तर कोरिया के द्वारा इसका इस्तेमाल पश्चिम के देशों के साथ नेगोशिएशन करने, ब्लैकमेल करने के लिए भी किया जा रहा है। यहाँ पर उत्तर कोरिया पर लगातार यह आरोप लगता रहता है कि उत्तर कोरिया सीरिया, पाकिस्तान, मिस्र, ईरान और कथित तौर पर ताइवान के परमाणु कार्यक्रम को सहयोग कर रहा है, उन्हें बहुत तरह के जो हथियार प्रौद्योगिकी है वह दे रहा है। और यहाँ पर इसे रोकने के लिए अमेरिका और पश्चिमी देश उत्तर कोरिया का आर्थिक मोर्चे पर मदद करेंगे। यही सोचना है वहाँ के राष्ट्रपति का, और इसीलिए वे अपने बैलिस्टिक मिसाइल का जो कार्यक्रम है और जो परमाणु हथियार बनाने का जो कार्यक्रम है उसको छोड़ नहीं रहे हैं और एक तरीके से विश्व को ब्लैकमेल करने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर यह भी समझाने का प्रयास किया गया कि आखिर उत्तर कोरिया का जो हथियार कार्यक्रम है वो कितना उन्नत है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि उत्तर कोरिया के पास अभी के टाइम अगर हम देखें तो उसका जो बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम है उसकी स्थिति पहले से कहीं मजबूत लगती है। उसके पास छोटी दूरी के, मध्यम दूरी के, मध्यवर्ती दूरी के और अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल शामिल हैं। इसके अलावा उसके पास क्रूज मिसाइलों की एक विस्तृत श्रृंखला है और संभावित रूप से कम 2 पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि SLBM भी हैं। यानी कि उसके पास जो मिसाइलों की जो जखीरा है वो काफ़ी बड़ा है। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि उत्तर कोरिया के द्वारा 2006 के बाद से 6 परमाणु परीक्षण भी किए गए हैं और जो आखिरी परीक्षण किया गया था वो 2017 में किया गया था। यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि उत्तर कोरिया लगातार यूरेनियम और हथियार बनाने वाले प्लूटोनियम का उत्पादन कर रहा है और उसके पास कम से कम 45 परमाणु हथियार बनाने के लायक सामग्री मौजूद हैं। तो यहाँ पर इसकी भी चर्चा की गई है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आगे की राह की चर्चा की गई है और यहाँ पर बताया गया है कि जो परीक्षण किया गया है उत्तर कोरिया के द्वारा वह इसलिए किया गया है क्योंकि वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वह समझते हैं कि इससे उनका देश लाभ की स्थिति में है। उनके द्वारा यूक्रेन, दक्षिण अफ्रीका और लीबिया का हाल देख लिया गया है और इसको देखते हुए वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं किम जोंग यूंग वह समझते हैं कि अगर उनके पास एक अच्छा मिसाइल सिस्टम होगा, उनके पास परमाणु हथियार होंगे तो उनका हश्र यूक्रेन, दक्षिण अफ्रीका और लीबिया की तरह नहीं होगा। यहाँ पर लेखक का ये कहना है कि उत्तर कोरिया किसी भी अन्य देश की तरह अपने हितों की रक्षा करना चाहता है और इसलिए वह लगातार ऐसे काम करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। यहाँ पर उत्तर कोरिया के द्वारा जो मिसाइल टेस्ट किया जाता है उसको लेकर के सभी स्थिति के ऊपर चर्चा किया गया है और यह समझाने का प्रयास किया गया है कि अपनी खराब आर्थिक स्थिति के बावजूद भी उत्तर कोरिया इस तरह के परीक्षण क्यों करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको आप लोग जरूर पढ़ेंगे। आइए अब आज के विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तर कोरिया में हाल ही में किए गए IRBM परीक्षण व्यापक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को क्या संदेश देते हैं, चर्चा करें। तो हमने अभी इस पर चर्चा किया है। आपको यह बताने की जरूरत है कि आखिर उत्तर कोरिया के द्वारा इस तरह के परीक्षण क्यों किए जाते हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत यूके मुक्त व्यापार समझौता दोनों देशों और किन क्षेत्रों में मदद करेगा, चर्चा करें। तो यहाँ पर हमने खुल करके चर्चा की है। आप यहाँ पर यह समझा सकते हैं कि अगर भारत और यूके के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो यहाँ पर दोनों देशों को किस तरीके से फायदा हो सकता है। जिन क्षेत्रों की हमने चर्चा की है आप उसका यहाँ पर उल्लेख करें और अपना उत्तर आसानी से लिखने का प्रयास करें। आशा करता हूँ कि आपको आज का समाचार विश्लेषण पसंद आया होगा। सारे टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप सभी को रिवाइज कर लेंगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं समाचार विश्लेषण के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।